सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे, सो अपना अपना ख्याल रखना है आप सभी ने, और अपने आप आसपास एक कोजिस एटमॉस्फेयर बना के जो है वो पढ़ाई करो ताकि ठंड ना लगे और आप अच्छे से लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ पाओ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आप सभी को पता है हमारे इस चैनल पे हम लेके आ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, जीएस टॉपिक्स, जैसे जियोग्राफी के इसमें थे, कुछ हिमाचल से रिलेटेड हैं, और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हैवी चंक आता है हमारे पेपर्स में, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के एग्जाम्स हो। ठीक है, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल। और ये जो पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक रहने वाला है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो स्टार टॉपिक है हमारे पॉलिटी का ये। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये जो रेफरेंस मैंने लिया एमसीक्यूज़ का वो एम लक्ष्मीकांत से लिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को थ्रू एमसीक्यू हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। 25 एमसीक्यूज़ मैंने रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचते हैं तो मैं कोशिश करूंगा जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उसको मैं अलग अलग तरीके से उनके वीडियो लेक्चर्स लेके आऊँगा ताकि ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो आपको। ठीक है, और कोशिश हम ये करेंगे कि जो पॉलिटी के जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे या टॉपिक्स करेंगे वो चैप्टर वाइज ना करके हम टॉपिक्स पे ही सीधा जंप करेंगे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कितना उसमें पेपर में चंक उनका आता है। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कृपा करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और टाइम लेके सोल्व करो इनको, आपको अपनी रिवीजन का पता चल जाएगा। इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो कौन इनिशिएट करता है इन ऑप्शंस में से, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट या वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये करती है लोकसभा। तो कौन ऑप्शन आपका सही रहेगा? लोकसभा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इम्पीचमेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, आगे हम और एमसीक्यूज करेंगे, आपको समझ आएगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे 25 एमसीक्यूज जो रखे हैं उसमें से स्टार्टिंग के जो 10 एमसीक्यूज हैं वो आपके इजी लेवल पे, इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल पे। और आगे के आपके 10 से जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके रहने वाले हैं टफ लेवल पे। ठीक है, तो आप सभी को अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं सोचना कि तो बच्चों वाले सवाल हैं, भाई यही सवाल पेपरों में जो है हालत ख़राब करते हैं हमारी। ठीक है, सारे एमसीक्यूज देख रहे हैं 25 के 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखो ये शब्द पढ़ना बड़े इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट पूछा है इसने, कौन सा जो स्टेटमेंट सही नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। एक मनी बिल को क्या रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट हमारा रिकंसिडरेशन के लिए? पहली बात, मनी बिल से कोई लेना देना प्रेसिडेंट का नहीं होता, ये पावर प्रेसिडेंट को नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट ऑलवेज एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, ये भी सही है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये भी सही है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि इसने पूछा नोट करेक्ट, यानी कि गलत कौन सा है। ठीक है जी, बाकी थोड़ा सा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि हमेशा प्रेसिडेंट जो एक्ट करता है वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करता है, यानी कि जो कैबिनेट होती है ना, मंत्रिमंडल, उसकी सलाह के बाहर प्रेसिडेंट नहीं जाएगा कभी भी। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, बिल्कुल है। अब सवाल ये उठता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते कौन कौन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आपका आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो है वो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्क्राइब करा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आपका आता है प्रेसिडेंट, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट, और उसके बाद आपका आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है आपको सभी पता है, ये इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? इलेक्टेड मेंबर्स, किसके? आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, काउंसिल्स के नहीं करते हैं इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और जो आपका कौन सा आ गया, दिल्ली आ गया, आपका पुडुचेरी आ गया, और J&K। ठीक है, यहाँ के जो है वो मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला, द रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट।
यानी कि जो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो दोनों हाउसेज में जब पास होती है तो किस तरीके से पास होनी चाहिए, क्या मेजोरिटी चाहिए उनको, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये भी, आपका पेपरों में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सही क्या रहने वाला है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। हमेशा याद रखना जो भी हाउसेस का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, जो इम्पीचमेंट स्टार्ट करेगा ना उसका भी क्या रहेगा, 2/3 टोटल मेंबरशिप, उनकी मेजोरिटी चाहिए। और जो अगले हाउस के पास जब जाएगा फर्दर अप्रूवल के लिए तो वहाँ की भी क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो भी टोटल मेंबरशिप की, प्रेजेंट एंड वोटिंग की नहीं, जितनी है उन सभी की चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट हैं चाहे वो नहीं है प्रेजेंट। क्लियर हुई बात ये। अगला, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि शपथ ग्रहण कौन करवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्या सही रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉट रिक्वायर्ड पूछा है इसने, याद रखना, रिक्वायर्ड नहीं पूछा। तो एटलीस्ट 35 होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो। तो ये आपका सही ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा, इसने नोट पूछा है ना यहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोकसभा का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, ये इंपॉर्टेंट है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई भी। जिस दिन वो अपने एंटर करेगा अपने प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन, तो उसको अपने सारे जो बाकी के कामकाज वो छोड़ने पड़ेंगे, ये याद रखना। इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली पड़ जाता है किसी भी कारणवश, इट मस्ट बी फिल्ड विद इन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। तो सही उत्तर क्या रहेगा, 6 मंथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो पेपर्स में नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से करना इस बात को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, बताओ जरा कौन सा आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 54, 61, 58 या 52। तो 54 क्या बताता है, इलेक्शन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रेसिडेंट की। 52 तो आपको पता है, ये बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि हाँ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, उनके बारे में बताता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट, द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय विच अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट। तो सीधा आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। इन केस ऑफ कोई इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट ऐसा आता है तो उसको डायरेक्टली कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको सॉल्व करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। अंडर वट सर्कमस्टांसेज कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू करेगा प्रेसिडेंट, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नहीं वो तो फिर नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, नहीं भैया वो तो आपकी वो भी इमरजेंसी आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, वो तो प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट की मशीनरी फेल होती है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। थ्रेट टू द फाइनेंशियल, बिल्कुल फाइनेंशियल शब्द देखो, पकड़ो शब्दों को पकड़ो, तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। ओके, अगला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंसेज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ऑर्डिनेंसेज कब लागू करता है, जब बोथ हाउसेज जो आपके हैं, बोथ हाउसेज आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, सेशन में नहीं होंगे, तब प्रेजेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंसेस लागू करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। तो 123 देखो ऑप्शन बी, सही उत्तर ये रहेगा। 352 क्या है आपकी, नेशनल इमरजेंसी। 143 यानी कि प्रेसिडेंट जब कोई सलाह लेने के लिए, यानी कि एडवाइस लेने के लिए किसके पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, वो आर्टिकल 153 के बारे में बताता है। ठीक है, और ऑर्डिनेंसेस क्या होती हैं, अगर सवाल है मन में ऑर्डिनेंसेस क्या होती है, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि ये एक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे एक्ट्स और बिल्स वो नहीं है, ऑर्डिनेंसेस सिर्फ प्रेसिडेंट करता है लागू इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द हाउसेस। हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। यानी कि आपको पता है कि जब भी प्रेसिडेंट का
पद जो है वो खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उस पद को संभालेगा। लेकिन पूछा है कि दोनों ही जब ना हो तो कौन करेगा, तो आपका करेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर सपोज करो CJI भी आपका नहीं अवेलेबल है तो फिर कौन करेगा, फिर सीनियर मोस्ट, जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका उस पद को संभालेगा। ये ही विल एक्ट एज, ही और शी विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको जो फिर इनका जो वेतन रहेगा, इनको अलाउंसेस रहेंगे, जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली ही मिलेंगी जब तक वो उस कार्यभार पर हैं। ठीक है, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA इज डिटरमिन्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पेपरों में आता है सवाल। यानी कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो वोट ऑफ एन MLA उसको किस तरीके से, उसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे इसको सुनिश्चित किया जाता है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, एरिया ऑफ द स्टेट। तो सही उत्तर रहेगा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कारण क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो, जब भी बात आती है वोट ऑफ MLA की, ठीक है, MLA की, तो आपको क्या याद रखना है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यानी कि उस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है। दूसरी बात कि टोटल नंबर ऑफ MLAs फ्रॉम दैट स्टेट असेंबली, नंबर ऑफ MLAs, ठीक है, इनटू उसको गुना कर दो 1/1000 से, एंड ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है इस चीज़ को। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि MP की कैसे रहती है, तो MP की आपकी किस तरीके से रहेगी, टोटल नंबर ऑफ MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, सभी राज्यों के जो MLAs होते हैं, ऑल स्टेट्स अपॉन आपके टोटल नंबर ऑफ MPs, टोटल नंबर ऑफ MPs, ये आपकी आती है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP। दोनों में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब सवाल सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रपोजर्स क्या होते हैं। देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होते हैं प्रपोजर्स, एक होते हैं सेकेंडर्स, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रपोजर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वो जो किसी एक बंदे का जो नाम जो है उसको क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं फॉर द प्रेसिडेंटशिप, यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो नाम को प्रपोज करने वाले होते हैं उसको प्रपोजर्स बोला जाता है। तो वो कितने चाहिए, ये आपको चाहिए 50 चाहिए। ठीक है, अब सेकेंडर्स कौन होते हैं, सेकेंडर्स वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उन प्रपोजर्स को, सपोर्ट्स द प्रपोजर्स। ठीक है, एंड उसका जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंटशिप के लिए, उन दोनों को जो सपोर्ट करते हैं वो आपके सेकेंडर्स आते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का फंडा। प्रपोजर्स वो जो किसी का नाम प्रेसिडेंटशिप के लिए अनाउंस करते हैं, प्रपोज करते हैं, वो हमें 50 चाहिए, और जो सेकेंडर्स है वो जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो भी कितने चाहिए, ये भी हमें 50 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या सही रहेगा 50। इसने पूछा प्रपोजर्स कितने चाहिए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 352 में आती है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स। आपको पता है प्रेसिडेंट्स के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, और भी पावर्स होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा एग्जीक्यूटिव पावर्स इंडिपेंडेंटली, क्या वो अकेला ही जब नेशनल इमरजेंसी देश में लागू होगी तो क्या वो अकेला ही अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को कर पाएगा लागू, ठीक है, या फिर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अलोन, क्या सिर्फ PM की एडवाइस ही उसके लिए सही रहेगी, उसके अनुसार करेगा, या ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट। तो मैंने आपको बोला है जब भी बात प्रेसिडेंट की आए ना, आंखें बंद करके याद करो एक शब्द को, कैबिनेट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई इनके सहयोग के बिना, इनकी सलाह के बिना प्रेसिडेंट मैक्सिमम कुछ ही नहीं करता है। तो क्या उत्तर सही रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ना। अब क्वेश्चंस आपको थोड़े हाई लेवल के देखने को मिलेंगे, वो भी टफ थे लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टफ रहेंगे। ये आपके जो क्वेश्चंस है ये स्टेट PCS को मद्देनजर रखते हुए और UPSC की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें CDS वगैरह या जो भी क्वेश्चंस है पेपर्स है वो आते हैं, तो आप उस तरीके से इनको सॉल्व करना।
Which of the following provisions enable the president to act in their discretion? Very very important. Appointment of the prime minister when no party has a clear majority. बिल्कुल करता है, ये प्रेजेंट ही करता है तब. Dissolution of Lok Sabha if the council of ministers loses majority. ओके देखते हैं. Decision to return a non money bill for reconsideration by the parliament. क्या पार्लियामेंट जब ऐसा कोई बात आती है, यानी कि जो नॉन मनी बिल होता है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज देता. तो हाँ जी ये भी भेजता है. तो तीसरा भी है हमारे पास, पहला भी है. और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिल्कुल प्रेजेंट कर सकता है. तो ऑप्शन क्या सही रहेगा हमारे पास? डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है हमारे पास सही है, सारे के सारे सही हैं. ये सब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है. अगला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. देखो फिर से इम्पीचमेंट के बारे में पूछा है. मैंने हर तरह से कोशिश की है अलग अलग क्वेश्चंस आपको डालने की, ताकि टॉपिक ही पूरा पेट हो जाए आपके पास. सो इट इज इनिशिएटेड इन लोकसभा एंड रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी टू प्रोसीड टू द राज्यसभा. क्या देखो बाकी सब सही बोल रहा है ये, लेकिन ये जो टर्म लिखा है ना सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे गेम इसने गलत कर दी. मैंने आपको क्या समझाया, आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए. वो भी कैसे चाहिए? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दोनों हाउसेस की. ठीक है. अगला, द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इज ट्रू पूछा है इसने. ठीक है, आगे देखते हैं. अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इज रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेज टू द रेजोल्यूशन टू पास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट उसको ये ऑप्शन कंप्लीट कर रही है. टोटल मेंबरशिप इसने बोला, 2/3 मेजोरिटी भी इसने बोला, और बोथ हाउसेज भी बोला. तो ऑप्शन सी हमारी सही रहेगी. अगला, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच फॉर्मूला. फिर से क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको समझाया. ठीक है, आपको मैंने समझा दिया. अब आप खुद क्वेश्चन इसको सॉल्व करो तो पता चल जाना चाहिए. टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एमएलएस. हाँ ये भी सही है, लेकिन एक क्वेश्चन इसने एक चीज़ इसमें ऐड ऑन नहीं करी है. वो भी क्या कि इसको फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. वो उसने नहीं करा, तो ये गलत हो जाएगा. टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एमपीस नहीं, गलत हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इन द स्टेट फर्दर डिवाइडेड बाय 100. वेरी वेरी गुड, सी ऑप्शन सही. अगला क्वेश्चन, context of election of the president of India, which of the following statements is incorrect. गलत बतानी है आपने. Nominated members of both the houses do not participate in the election. ये तो सही है बाबा. मैंने समझाया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. नॉमिनेटेड किस में करते हैं? इम्पीचमेंट में. किस में? इम्पीचमेंट में. तो यहाँ तो इलेक्शन पूछा है, तो पहला तो आपके पास क्या है? सही बोला है इसने कि लिखा है डू नॉट. तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बतानी है. और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. ये भी सही बोला है इसने. मैंने बताया था कि ये भी नहीं करते पार्टिसिपेट, तो डू नॉट लिखा है, ये भी सही लिखा है. यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज इज एंश्योर्ड. ओके. द वोट्स ऑफ एमपीज एमएलएस ऑफ सेम वैल्यू. नो, तो ये आपका सही रहेगा कि डी जो है वो गलत लिखा है इसने. एमपीज एंड एमएलएस की जो वोट्स की वैल्यू है वो कैसे सही रह सकती है? वो सेम नहीं होगी, इनकी वैल्यूज डिफरेंट तरीके से निकाली जाती है. तो ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं, यही एक ऑप्शन गलत है, तो हमारा यही सही उत्तर रहेगा. देखो हमेशा कहता हूँ, इसलिए आपको ध्यान से क्या करना है, हमेशा ऊपर स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, इसके ऊपर फोकस करना है आपने हमेशा. ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 विच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बिकेम सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड. जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है तो कौन सी पावर है प्रेसिडेंट की जो कि एकदम एनहेंस कर जाती है? ठीक है, पावर टू डिसमिस द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर. नहीं भैया ये गलत है. पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, बिल्कुल. जब स्टेट सब्जेक्ट्स जो है वो उसके ऊपर इनकी पावर बढ़ जाती है प्रेसिडेंट की, उनके ऊपर निर्णय लेना, फैसला लेना. ठीक है. पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेज इवन ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. नहीं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तब ऑर्डिनेंस जो आपके लागू करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. पावर टू ओवरराइड जुडिशियल रिव्यू. नो, ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन सही रहेगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल करता है. अपॉइंट टू द स्पीकर. नहीं, स्पीकर को नहीं करेगा. रेफर मैटर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143. बिल्कुल, मैंने पहले भी समझाया कि अंडर 143 आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मदद जो है वो ले सकता है, एडवाइस ले सकता है. डायरेक्टली एडमिनिस्टर यूटी. नो, तो ऑप्शन 1 एंड 3, तो कहाँ बन 3? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन.
The next question. The ordinance making power of the president is subject to which of the following limitations? It can only be issued when both houses of the parliament are not in session. बिल्कुल सही बात है. ऑर्डिनेंसेस तभी होती है ना जब दोनों सेशन आपके हाउसेज जो है सेशन में नहीं है. इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही, ये नहीं कर सकती हैं. ऑर्डिनेंसेस जो होती हैं ये सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. कोई ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन नॉट वायलेट. बिल्कुल सही, नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को वायलेट. इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 6 months. अरे ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता. वो तो ऑलरेडी सेशन में नहीं है, कोई ओब्लिगेटरी नहीं होती कि 6 months में अप्रूव करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन सही रहेंगे? ऑप्शन 1, 2 एंड 3. कहाँ 1, 2 एंड 3 ढूंढो जरा. ऑप्शन बी जो है 1 एंड 2. ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द प्रेसिडेंट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट? बिल्कुल देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही बात आ गई. प्रायर अप्रूवल चाहिए किस काम में? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा चाहिए. प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अंडर, बिल्कुल चाहिए. अंडर 356 के अंडर जब आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगता है तो बिल्कुल चाहिए. इशूंग मनी बिल फॉर, अरे मनी बिल देखो, मनी बिल का नाम आया और साथ में प्रेसिडेंट के रेफरेंस में पूछा है ना, उसको गलती कर दो आप. ठीक है, मनी बिल की पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास किसके पास है? लोकसभा के पास है. किसके पास? लोकसभा. और मनी बिल के मैटर में जो किसका फैसला सबसे ऊपर होता है? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है फैसला. तो जब प्रेसिडेंट और मनी बिल की आमने सामने बात है तो उसको तो खारिज ही कर दो. तो क्या 1 and 2 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक आज के इस डे का लेक्चर का. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रोल को एक्यूरेटली कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बिल्कुल होता है. डी इज योर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल होता है. रियल नहीं, रियल तो भैया कौन होता है? रियल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ होते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव इंडिया के, जो पीएमओ है. ठीक है, टिटलर बिल्कुल होता है. तो 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. देखो प्रेसिडेंट जो होता है इसको फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, पहले सिटीजन यही होते हैं. ठीक है, दूसरी बात, ये हमेशा नॉमिनल हेड होता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना देश का, डेमोक्रेसी जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है हमेशा. रियल पावर्स उनके पास होती हैं. यानी कार्यपालिका जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो कैबिनेट होता है वही होती है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 79. ठीक है, 79 आर्टिकल आपका सही रहेगा इसमें उत्तर. तो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर जो कि एम लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे ये, और दोबारा से भी देख सकते हो इन क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट करो. और एक सही लेवल पे क्वेश्चंस थे, तो हर चाहे स्टेट यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी बाकी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी वगैरह, आपको वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, अगर पसंद आता है लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो हमें चैनल को ग्रो करने में. ठीक है, और अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहीं गलती हो तो वो भी आप इसको क्योर जरूर करिएगा ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ, राइट, रेक्टिफाई कर पाऊँ. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.